Dear students, good morning to you all. This is Aditya Ranjan. Let's start our biology class, which is organized today for standard 10th, and this is class regarding the chapter how do organisms reproduce. So we all know that इस हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर में हमने प्रीवियस क्लास में इंट्रोडक्टरी बनाया था, इंट्रोड्यूस किया था चीज़ों को, तो उसको समराइज करते हुए फर्स्ट फेज ऑफ रिप्रोडक्शन को जरा हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े? टिल डेट वी हैव स्टडीड दैट कि जो ये सवाल है हमारा, how do organisms reproduce? It's a question, or this question occupies itself the complete entire chapter of the syllabus. एक क्वेश्चन कि how do organisms reproduce, यह अपने आप में पूरे के पूरे चैप्टर को ऑक्यूपाई करता है। तो how do organisms reproduce का आंसर है कि organisms reproduce through the process called reproduction. What is reproduction? So the process by which organisms could be able to reproduce among themselves to produce the new variety, the new species which are almost like the same which are already present in this earth, and those organisms which are being produced or will be produced, they will be the representatives of the earlier species. यानी कि रिप्रोडक्शन वह प्रोसेस है जिसके माध्यम से किसी एक प्रजाति विशेष के जितने भी लोग होते हैं किसी समुदाय के, वो आगे आने वाले समय के लिए अपने समान अपने सरीखे बच्चों की उत्पत्ति करते हैं, जो कि इनके पश्चात प्रीवियस जो उनके एंसेस्टर्स होते हैं उनको आगे फ्यूचर में रिप्रेजेंट करते रहते हैं। तो ये हो गया। Now today we'll discuss the main theme of this chapter, how do organisms reproduce. शुरू में हमें लगेगा कि how do organisms reproduce, तो answer will be through reproduction. But now this is the thing that how do organisms reproduce means what are the exact processes by which organisms reproduce themselves. So my dear students, there are two processes of reproduction: asexual reproduction and sexual reproduction. Yesterday already I have said to you that sexual reproduction takes place in major kind of species, major kind of living organisms like plants and animals. So the study or the meaning to study about the sexual reproduction in animals is regarding human beings, because we people are also animals, we people are come under the condition of animal beings, but we are the special kind of animals which are called human beings. So if we will study about the sexual reproduction in humans, almost it is the same. It will represent all kind of animals as well as the larger plants, okay, तो और the higher plants, तो जो बड़े बड़े पौधे होते हैं और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, इन दोनों की चर्चा हम लोग करते हैं
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। बाकी जो स्मॉलर प्लांट्स होते हैं, यूनिसेल्युलर टाइप होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन सब की चर्चा हम नॉर्मली करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एग्जाम्पल्स हमने बताया ही था कल प्रीवियस वीडियो में। तो मैटर इज दैट कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फाइन। तो व्हेन इट कम्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो डिफरेंस आप देख ही रहे हैं कि अगर सिमिलैरिटी की बात करें तो थ्रू बोथ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन, आइदर एसेक्सुअल और सेक्सुअल, न्यू स्पीशीज ऑफ द अर्लियर स्पीशीज बीइंग प्रोड्यूस्ड, यानी कि रिप्रोडक्शन के दोनों मोड से आइदर एसेक्सुअल और सेक्सुअल न्यू स्पीशीज, नई वेराइटीज का फॉर्मेशन होता है, नए लोगों का जन्म होता है। ये वन ऑफ द बिगेस्ट, वन ऑफ द मेजर एंड वन ऑफ द बेसिक सिमिलैरिटी है। तो सिमिलैरिटीज की चर्चा नहीं करनी है, हमें डिफरेंसेस पता करने हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो आप देख रहे हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट प्रोड्यूसेस न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट दैट इज यूनिपेरेंटल, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ भी होगा तो उसमें अर्लियर स्पीशीज एक ही पेरेंट, एक ही हिस्सा लेगा, जिसको कि और इस प्रोसेस को कहेंगे यूनिपेरेंटल, यानी कि ये जो स्पीशीज, ये जो वेराइटीज पैदा होंगी वो कहां से? तो फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, यानी एक ही पेरेंट से इनके बाद बाकी आगे आने वाले ऑफस्प्रिंग्स का जन्म होगा। तो दिस इज यूनिपेरेंटल, यानी सिंगल पेरेंट। जस्ट इसके ऑपोजिट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज बाइपेरेंटल, मीन्स कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम टू पेरेंट्स, यानी कि इट इज बाइपेरेंटल। तो पहला डिफरेंस क्या हुआ? The first difference is in sexual reproduction, two parents are taking part in reproduction. Fine. So this medium is called biparental. Whereas in asexual reproduction, it is the offsprings are being produced by single parent. So it is uniparental. Fine. चलिए अगला है, इट डज नॉट इन्वॉल्व सेक्स सेल्स दैट इज कॉल्ड गैमेट्स, यानी कि अगर रिप्रोडक्शन है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करने से पहले हम करेंगे कि इफ देयर इज रिप्रोडक्शन, तो हमारे शरीर में कोई भी काम, आवर कंप्लीट एंटायर बॉडी इज मेड अप ऑफ द फंडामेंटल यूनिट सेल, सारी चीजें सेल से मिलकर बनी हैं। तो हर एक प्रोसेस के लिए अलग अलग सेल्स जिम्मेदार होते हैं। तो रिप्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन में टेकिंग पार्ट या हिस्सा लेने वाले कुछ एक स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स होते हैं, जिनको नॉर्मल भाषा में सेक्स सेल्स कहा जाता है, यानी वैसे सेल्स जो सेक्स के प्रति जिम्मेदार होते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन के प्रति जिम्मेदार होते हैं, रिप्रोडक्शन में उनकी भूमिका होती है। विल स्टडी अबाउट इट लेटर ऑन। तो बायोलॉजी की भाषा में इन सेक्स सेल्स को हम लोग गैमेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैमेट्स। नॉर्मली दीज आर सेक्स सेल्स और रिप्रोड्यूसिंग सेल्स, एंड फाइनली लीगल लैंग्वेज में इन सेक्स सेल्स को कहा जाता है गैमेट्स, विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग्स। तो बिफोर मूविंग अहेड, मे आई जस्ट
इन्फॉर्म यू दैट कि ये जो सेक्स सेल्स है वो जहां होते हैं, एसेक्सुअल में तो होते नहीं है, पक्की बात है, बट जहां होते हैं वहां ये सेक्स सेल्स दो टाइप के होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एसेक्सुअल में नहीं होंगे तो कहां होंगे? सेक्सुअल में होंगे। यूनिपेरेंटल में नहीं होंगे तो कहां होंगे? बाइपेरेंटल में होंगे। तो बाइपेरेंट यानी कि दो पेरेंट्स हिस्सा ले रहे हैं तो दोनों के अलग अलग सेक्स सेल्स होंगे। तो एक मेल होगा, दूसरा फीमेल होगा या होगी। तो मेल सेक्स सेल्स, फीमेल सेक्स सेल्स, तो उसको मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स बोला जाता है। फाइन। तो अब मेल गैमेट्स अगर एनिमल्स की बात करें तो वो होता है स्पर्म, ठीक है। मेल गैमेट्स जो एनिमल की बात करें वो स्पर्म होता है। और फीमेल गैमेट्स की बात करें जो एनिमल में, तो वो ओवम, ओव्यूल्स होते हैं, ठीक। अब अगर मेल गैमेट्स इन प्लांट्स की चर्चा करें तो एंथर एक पार्ट होता है प्लांट्स का, वहां से जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उन पॉलन ग्रेन्स को मेल सेक्स सेल्स कहा जा सकता है फॉर द प्लांट्स। प्लांट के केस में क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है पौधों का एंथर, जहां पॉलन ग्रेन्स होते हैं, वो पॉलन ग्रेन्स मेल सेक्स सेल्स हो गए फॉर प्लांट केस। एंड जस्ट लाइक जैसे फीमेल सेक्स सेल्स इन एनिमल्स ओव्यूल्स होते हैं, उसी तरीके से प्लांट्स में भी ओव्यूल्स होते हैं फीमेल सेक्स सेल्स के रूप में। तो इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन there is no any kind of sex cells, means in asexual kind of reproduction any kind of sexual cells are not being responsible for asexual reproduction, means any kind of gametes are not responsible for asexual reproduction, whereas sexual reproduction it involves सेक्स सेल्स और गैमेट्स। चर्चा हो गई अच्छे से, नाइस। थर्ड वन, द ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी बच्चे पैदा होंगे वो हूबहू अपने माँ बाप के एग्जैक्टली आइडेंटिकल पैदा होंगे, सेम टू सेम। फाइन। वेयरएज जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑफस्प्रिंग्स पैदा होंगे वो अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल नहीं होंगे। समझ गए? अब ये आइडेंटिकल होना और आइडेंटिकल नहीं होना का क्या चक्कर है? तो बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो न्यूली फॉर्म ऑफस्प्रिंग होता है वो हूबहू फोटोकॉपी ऑफ इट्स पेरेंटल सेल, उसकी चर्चा हम आपको अभी बता देते हैं। जैसे बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा, अमीबा का एक सेल का अमीबा होता है यूनिसेल्यूलर, उसके न्यूक्लियस से वो डिवाइड होता है दो अलग अलग अमीबा में, और दोनों डॉटर्स जो अमीबा होते हैं वो उनकी साइज अपने पहले वाले अमीबा के बराबर होती है, ठीक है। मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो ये रहा, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे, आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं मेनली रिगार्डिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट्स के आइडेंटिकल उनके बच्चे नहीं होते हैं। फाइन।
तो अच्छी बात है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल होते हैं। तो कैसे होते हैं जरा चर्चा कर लें। यस्टरडे इन प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो 5 प्रकार से होता है। कौन कौन? नंबर 1 फीजन, नंबर 2 फ्रेगमेंटेशन और यू कैन से रिजेनरेशन, नंबर 3 बडिंग, नंबर 4 वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड नंबर 5 स्पोर फॉर्मेशन। फाइन, तो टुडे we will discuss about these 5 only in today's class. So इसके हिसाब से हमारा आज का asexual reproduction either in plants or in animals. asexual reproduction अगर plants की बात करें तो छोटे वाले smaller plants, animals की बात करें तो lower animals, यानी कि microbial conditions के जो होते हैं वो अगर एग्जिस्ट होते हैं प्लांट्स में तो प्लांट्स, लोअर प्लांट्स, एनिमल्स में तो लोअर एनिमल्स। तो इसमें कौन कौन आएगा? तो बैक्टीरिया फैमिली, प्रोटोजोआ फैमिली, फंगस एंड एल्गी वाले, समझ गए? तो जो भी लोअर बॉडीज होंगे ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, द लोअर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आइदर प्लांट्स और एनिमल्स, दे विल शो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जबरदस्ती का कभी कभी हायर प्लांट बॉडीज में या हायर एनिमल बॉडीज से भी जबरदस्ती हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाते हैं। वो कैसे, मतलब वो कैसे होता है वो भी अभी हम आपको बताएंगे। तो चलिए, नाउ इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्स्ट काइंड इज फीजन। तो ये जो 5 प्रकार है ये आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताता है। इसमें मेन काइंड अगर कहा जाए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो 3 ही है, फीजन, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग, जो कि एग्जैक्टली डिफाइन करता है कि द ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल टू इट्स पेरेंट्स। बाद बाकी आइदर स्पोर फॉर्मेशन हो या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो, ये भी करते हैं, बट ये थोड़े डिफरेंट काइंड से होते हैं। तो आइए फीजन की चर्चा करें। फीजन टेक्स प्लेस इन अमीबा। ओके, मोस्टली अमीबा इज अ प्रोटोजोइक ऑर्गेनिज्म, प्रोटोजोइक एनिमल, या जो भी कह लीजिए लोअर एनिमल, लोअर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो सपोज दिस इज एन अमीबा, फाइन। सो इस अमीबा में अगर रिप्रोडक्शन होगा तो amoeba will divide itself into 2 identical parts, 2 identical offsprings as same the previous amoeba. उसको हम देखेंगे। सपोज करिए दिस इज अमीबा, फाइन। नाउ जैसे ही रिप्रोडक्शन का फेज आएगा ये न्यूक्लियस से अमीबा टूटेगा। तो सपोज करिए कि ये इस तरह का हुआ और यहां पर जस्ट लाइक दिस ऐसे से ऐसे आ गया, ये इसका न्यूक्लियस, फाइन। अब इस तरह से आया, ये स्ट्रेचिंग हुई न्यूक्लियस के अंदर, है ना, स्ट्रेचिंग हुई और ये यहां से ब्रेक हो गया। अब यहां से ब्रेक होने के बाद सिमिलर काइंड ऑफ अमीबा जस्ट लाइक प्रीवियस, है ना, विद द 2 न्यूली फॉर्म न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भी दोनों में अलग अलग हो, ये नहीं कि आधे आधे न्यूक्लियस। सो दिस इज द पेरेंटल अमीबा एंड बाय द डिक्ट ऑफ फीजन दीज आर द न्यूली फॉर्म डॉटर अमीबा, फाइन। तो सन और डॉटर कुछ नहीं होता है, ये डॉटर सेल्स बोलते हैं बायो की भाषा में, इसलिए 2 डॉटर्स, यानी कि न्यूली ऑफस्प्रिंग्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फीजन मींस न्यूक्लियर फीजन, न्यूक्लियर डिवीजन, इसके टूटने के बाद तो ये हो गया आपका बाइनरी फीजन इन अमीबा का केस। तो एकदम आइडेंटिकल बना, कोई दिक्कत, फाइन। तो ये हो गया पहला केस रिगार्डिंग द फीजन प्रोसेस।
सेकेंड वन इज फ्रेगमेंटेशन, और इसको कह सकते हैं रीजेनरेशन। तो फ्रेगमेंटेशन जनरली अकर्स इन, हम फ्रेगमेंटेशन हायर प्लांट्स का भी कर सकते हैं, फाइन। या रिजेनरेशन नॉर्मली अकर्स इन, रिजेनरेशन नॉर्मली अकर होता है, लेकिन उसके अगर हम फ्रेगमेंटेशन की बात करें नया रिजेनरेट करने के लिए, तो वो हायर प्लांट्स में भी होता है। जैसे अक्सर आप देखते होंगे कि इफ यू आर टेकिंग स्टेम पार्ट और द शूट पार्ट ऑफ एनी रोज प्लांट, and you will divide it into 3 equal shape, ठीक, 3 equal part। एक गुलाब का पौधा लिया, उसका शूट, और उसको 3 भाग में कट कर दिया। What are you doing? You have just made fragments through the process fragmentation, and over here you have just planted it, fine। आपने फ्रेगमेंटेशन की और उसको जो है प्लांट कर दिया सीधा। उस केस में क्या होगा कि इसके बाद जो नए पौधे पैदा होंगे, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली जितने आपने फ्रेगमेंटेशंस किए, ऐसा बहुत कम केस होता है कि तीनों के तीनों निकल जाएं, क्योंकि इसके माध्यम से, फ्रेगमेंटेशन के माध्यम से हायर प्लांट्स को जबरदस्ती उसको जो है एसेक्सुअली बढ़ाने का काम किया जाता है ना। तो चांसेस बहुत कम होते हैं, बट अगर बढ़ भी गया तो जितनी साइज पहले वाले की होगी, अगर ये 3 मीटर लंबा है और इसके आपने 1-1 मीटर 3 बनाए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये 3 मीटर लंबा ही लेंथ का नया रोज का प्लांट तैयार होगा, फाइन। तो ये तो हुआ फ्रेगमेंटेशन का। दूसरा रीजेनरेशन आता है। रीजेनरेशन और फ्रेगमेंटेशन को समझने के लिए एक चीज आपको समझना होगा, वो होता है सेल प्रोलिफरेशन एंड सेल प्रोलोंगेशन। समझ गए? प्रोलिफरेशन का मतलब हुआ कि एक सेल को कट करके फ्रेगमेंटेशन के माध्यम से 4 भाग में बांट दिया, ठीक, और वहां से पहले तो सेल प्रोलिफरेट हुआ। प्रोलिफरेट होना मतलब छितरा जाना, समझ गए? तो 1 का 4 करके उसको जो है 4 जगह पे स्प्रेड कर दिया, और वहां से वो प्रोलॉन्ग होता है, यानी कि बढ़ता है, आगे बढ़ता है। तो ये फ्रेगमेंटेशन या रिजेनरेशन जो है वो सेल प्रोलिफरेशन एंड सेल प्रोलोंगेशन के हिसाब से काम करता है। आप अक्सर सुनते होंगे कि भगवान ने वरदान दिया। भगवान जो भी वरदान देते हैं वो जो उनका हिसाब होता है किसी के बनने बिगड़ने का, पौधा से प्लांट या पौधा से आदमी या आदमी से पौधा, उसका वो जो है उसी के अंदर में वरदान देते हैं। जैसे रक्त बीज नाम के राक्षस का नाम सुना होगा कि रक्त की जितनी बूंदें गिरेंगी उतने रक्त बीज पैदा हो जाएंगे। अब ये रक्त क्या है? आपको मालूम है कि रक्त जो है वो ब्लड सेल्स की बात करते हैं, और ब्लड सेल्स जो है वो कनेक्टिव टिश्यूज होता है, सेल्स होता है। तो जितने भी ड्रॉप्स गिरेंगे, यानी कि वो सेल्स जहां जहां गिरेंगी प्रोलिफरेट होंगी, स्प्रेड होंगी, वहां से वो वरदान के नाम पे प्रोलॉन्ग होकर के उतने नए नए पैदा हो जाएंगे, है कि नहीं? तो वो फ्रेगमेंटेशन का उसको वरदान मिला था, अगर एक हिसाब से कहे जबरदस्ती का तो। बट इन जनरल नॉर्मल ये फ्रेगमेंटेशन की जगह रिजेनरेशन होता है प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया नाम का एक प्राणी है जो ऑलमोस्ट अगर कहा जाए समथिंग लाइक दिस, इस तरह का है ना, ऐसे ऐसे। तो जब ये रिप्रोड्यूस करता है ये प्लेनेरिया अपने आप में, तो ये 3 भाग में कट जाता है, और तीनों से जो है ये बराबर बराबर का प्लेनेरिया अपना जो है अपने हिसाब का, उसके हिसाब का जो है 3 बना लेता है। समझ रहे हैं? जितना कटेगा वहां से ये 3 बनाएगा, 3 प्लेनेरिया जो है ये बनाएगा, फाइन। तो 1 से कटेगा, उसके बाद
सेकेंड फेज में डेवलप होगा और थर्ड फेज में बराबर बराबर ये बना लेता है, यानी कि रिजेनरेट करता है। तो ये प्लेनेरिया का केस हो गया। थर्ड वन, आगे बढ़ने से पहले अगर लॉन्ग एनिमल्स की बात करें तो आपने छिपकली को देखा होगा, हाँ। तो छिपकली जो है उसका अगर टेल पार्ट या कोई बॉडी का पार्ट, नॉर्मली टेल वाला पार्ट ही अगर कट हो जाता है तो आप देखते हैं कि जितनी पूंछ उसकी कटी है उतनी नई पूंछ हूबहू उतने लेंथ तक की पैदा हो गई। तो वो रिजेनरेशन होता है लॉन्गर प्लांट्स में। तो यहां तो मैं आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की चर्चा कर रहा हूं, लेकिन एक्सेप्शनली इट ऑल्सो टेक्स प्लेस इन हायर एनिमल्स ऑल्सो। तो वो मैंने आपको फ्रेगमेंटेशन और रिजेनरेशन का कंपैरेटिव स्टडी कराया। तो फ्यूजन अकर्स इन अमीबा, रिजेनरेशन अकर्स इन प्लेनेरिया, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट। अक्सर ये पूछता है सर। तीसरा है बडिंग, बडिंग अकर्स इन हाइड्रा। अब बताओ, आपने देखा होगा, सपोज दिस इज हाइड्रा, फाइन, ऐसा ऐसा होता है इस तरह से हाइड्रा। तो बडिंग पहले क्या होती है? तो सपोज करिए दिस इज प्लांट सेल, हाँ, प्लांट बॉडी सिस्टम। तो प्लांट्स की ये बॉडी हुई, तो ये प्लांट्स के बॉडी में इसके दो ब्रांचेज हुए, ये दो नोड्स हुए, और इन नोड्स के बीच का जो स्पेस होता है इसको इंटरनोड बोलते हैं। तो इन इंटरनोड वाले स्पेस से एक नया वेल डेवलप्ड प्लांट पैदा हो जाए तो उसको बडिंग होना बोलते हैं, ठीक है। तो इन द केस ऑफ प्लेनेरिया, इसके किसी सिस्टम से इस तरह का कहीं से भी एक नया प्लेनेरिया डेवलप हो जाता है। दैट इज द एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू hydra, sorry, the formation of new hydra through previous hydra from its any body parts, this takes place through the process of asexual reproduction that is called budding. Fine. तो इस तरीके से asexual reproduction के 3 प्रोसेस होते हैं मेन, जो कि आपको बता दिए गए, कॉल्ड फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग। पूछते हैं फ्यूजन अकर्स इन अमीबा, रिजेनरेशन अकर्स इन प्लेनेरिया, बडिंग अकर्स इन हाइड्रा। ये एक एक नंबर का बोर्ड बेस्ड क्वेश्चन है, अक्सर पूछता है। अब आता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। बच्चों, आप लोगों ने कल्चर का नाम सुना होगा कि लैब के अंदर कल्चरिंग होती है और नए पौधे डेवलप किए जाते हैं, क्लोन बनाए जाते हैं, पौधों का क्लोन बनाया जाता है वगैरह वगैरह। तो नए पौधों का निर्माण उन पौधों से जो रिप्रोडक्शन के माध्यम से पैदा हुए हैं, रिप्रोडक्शन के माध्यम से पैदा हुए पौधों से बिना किसी रिप्रोडक्शन के उनके शूट एरिया, स्टेम, लीव्स किसी को लेकर के नया पौधा तैयार कर लेना, वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाता है। और इस टाइप के अगर नॉर्मली शूट लेते हैं, स्टेम लेते हैं, तो इस टाइप की जो कल्चरिंग होती है उसको कैलस कल्चर कहा जाता है। ये टेस्ट ट्यूब वगैरह में एक्सट्रीमली केयर्ड एनवायरनमेंट में हमारे लैब में होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो अब जब ये लैब टेस्टेड वे से वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस होती है, नई वेराइटीज डेवलप होती हैं, और ये क्यों होती है? तो ये उन पौधों का होता है जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं या जिनकी रिप्रोडक्शन क्षमता लॉस्ट हो जाती है। तो ऐसे से नए
तरीके से उनसे प्लांट डेवलप करवाना, नए उनके प्लांट्स की उत्पत्ति कराना विदाउट नॉर्मल रिप्रोडक्शन, इस काइंड ऑफ लैब बेस्ड या यू कैन से कि लैब टेस्टेड जो प्रोपेगेशन होता है या जो क्या बोलते हैं रिप्रोडक्शन होता है, उसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। तो कोई भी काम जो लैब में आर्टिफिशियली होती है उसके कुछ एक एडवांटेज होते हैं, कुछ एक डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो डिसएडवांटेज का मतलब है कि हो सकता है कि जो नए प्लांट्स तैयार किए जाते हैं, या ये नॉर्मली प्लांट्स के केस में होता है और इसमें स्मॉलर नहीं, ये हायर प्लांट्स के केस में होता है ना। तो इसमें डिसएडवांटेज का मतलब है कि इस तरह का जो इक्विपमेंट्स लगा करके और जो हिसाब किताब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का करते हैं, तो मकसद ये होता है कि न्यूली वेल डेवलप्ड वेराइटी इन बेटर क्वालिटी एंड इन अ लार्ज क्वांटिटी बने हमारा काम। तो उस केस में क्या होता है कि कभी कभी प्रोडक्टिविटी रेट घट जाती है, हाँ, तो क्वालिटी वगैरह का असर पड़ता है। तो उसको जो है हम बोलते हैं कि ये उसके कुछ एक डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। बट ओवर हियर वी हैव टू स्टडी अबाउट एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो पहला एडवांटेज है कि प्लांट्स रेज्ड कैन बियर्स फ्लावर्स फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स। तो ये जो पौधे रेज्ड होते हैं, तो हमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से पौधे क्यों चाहिए? पौधों से हमें क्या मिलता है? फ्लावर्स मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, जिसका हम यूज करते हैं। ये अपने यूज के लिए इस मेथड को यूज किया गया है इंसानों के द्वारा। तो ऐसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के माध्यम से उत्पन्न पौधे ये क्या करते हैं? दीज आर responsible and they bearing flowers and fruits mainly, okay? उनकी तुलना में जो कि नॉर्मल रिप्रोडक्शन से पैदा होते हैं थ्रू सीड्स। हमको मालूम है कि पौधे सीड जर्मिनेशन के बाद पैदा होते हैं। तो दोज प्लांट्स विच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड थ्रू सीड जर्मिनेशन और नॉर्मल रिप्रोडक्शन, जरूरी नहीं है कि वो पौधे एक समय तक के बाद फूल और फल उनमें लगेंगे। वो पहले भी खत्म हो सकते हैं, उनकी रेजिस्टिविटी नहीं होगी या जो कुछ भी। बट दोज प्लांट्स which are being produced through vegetative propagation, definitely they bear, mostly they bear flowers and fruits, क्योंकि यही तो हमें चाहिए। That's why we are organizing such setup, okay? ठीक ना? तो ये पहला एडवांटेज है। दूसरा, plant can propagate that lost the capacity to प्रोड्यूस और टू रिप्रोड्यूस। तो मैंने आपको बताया ही कि ये ऐसे पौधों के लिए है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जिनमें रिप्रोडक्शन की क्षमता नहीं होती है। तो अब ऐसे पौधों को जबरदस्ती हम रिप्रोड्यूस क्यों करवाएंगे? उनसे फ्रूट्स एंड फ्लावर्स पाने के लिए। समझ रहे हैं? फाइन। नेक्स्ट वन इज क्विकर मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ये बहुत शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में बिगर रिजल्ट देने वाला क्विकर मेथड है, जिससे हमें हमारे डिजायर्ड फ्लावर एंड फ्रूट्स की प्राप्ति होती है एंड हेल्प्स टू प्रिजर्व गुड क्वालिटीज ऑफ वेराइटी। पहले ही बताया कि ऐसा जो है वो हमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव प्रोडक्ट्स की जरूरत को पूरा करने के लिए ये होता है। इन सब के बाद जो लास्ट वाला है वो है स्पोर फॉर्मेशन। रूट्स में जो स्पोर फॉर्म होती हैं और उनके बाद जो पौधे पैदा होते हैं, समझ गए, रूट स्पोर्स के माध्यम से, है ना। या जरूरी नहीं है कि ये रूट्स में ही ये स्पोर फॉर्म होंगे, हैं। जस्ट
रूट हेयर्स लाइक स्पोर्स फॉर्म होती हैं ऐसे पौधों में, और वहां से जो है वो एक नए, बाय द टाइम एक नए प्लांट्स का जनरेशन होता है, तो दैट विल कम अंडर ये स्पोर फॉर्मेशन। यानी कि प्लांट्स के बॉडी में रूट हेयर्स लाइक स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, और उसके बाद न्यू वेराइटी ऑफ प्लांट का डेवलपमेंट होता है। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? आज की क्लास में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड हाउ डज इट टेक प्लेस एंड what is and what are the uses of such kind of reproduction for the welfare of humankind। ठीक, तो आज की इस क्लास में फाइनली रिप्रोडक्शन के चैप्टर में जो पहला पार्ट है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का, कि द mode of asexual reproduction by which the plants are being produced or the animals are being produced, either normally lower plants and lower animals are being produced naturally, but some of the in special cases higher plants and animals are also being produced. So today we have finally discussed about the asexual reproduction. By this, our today's class is being over right now, and in next class we'll discuss about sexual reproduction. Thank you.